हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एंक्लेस बेस्ड 1000 एमसीक्यूज की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एवरी एमसीक्यूज को रेशनल के साथ देखेंगे और डीपली डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी माइनर क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां से इजीली लिंक पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एवरी क्लास की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करना और सेव कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। आई होप you enjoy this class and please like the video and share in your friends, okay, and subscribe High Target Point for watch more videos. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। After a bilateral lumbar sympathectomy, a client has sudden drop in blood pressure, but there is no evidence of bleeding. What should the nurse identify as the most likely cause of change in the blood pressure? तो वो क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट की क्या हुई है, बाइलेटरल लंबर सिंपैथेक्टॉमी हुई है। ओके, उसके बाद पूछा है पेशेंट को क्या हुआ, सडन ड्रॉप हुआ ब्लड प्रेशर में, बट वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है ब्लीडिंग का, क्योंकि ब्लीडिंग क्या कॉज कर सकती है, कैन कॉज सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बट वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है ब्लीडिंग का। तो क्या वॉट शुड द नर्स आइडेंटिफाई, नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी मोस्ट लाइकली इसका क्या कॉज होगा जो ब्लड प्रेशर चेंज हुआ है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिफाइन हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा है कि पेशेंट की लंबर सिंपैथेक्टॉमी हुई है, उसका सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, बट ब्लीडिंग का वहाँ कोई एविडेंस नहीं है। तो जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसका मोस्ट लाइकली क्या कॉज होगा, किस वजह से हुआ। तो हम पहले यहाँ पे लंबर सिंपैथेक्टॉमी देख लेते हैं क्या होगा। सिंपैथेक्टॉमी, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व है उसको या तो ब्लॉक करना या कट करना। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्यों करते हैं ये, जिसकी वजह से हम ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं टू द लोअर लेग्स। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज टू रिड्यूस लेग एंड फुट पेन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस द फुट एंड लेग पेन। ठीक है, फुट एंड लेग पेन, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, क्यों हो रहा है, हमें कारण पता करना है, कॉज पता करना है, किस वजह से हो रहा है सडन ड्रॉप ब्लड प्रेशर में। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पेशेंट का क्या हुआ है, फ्लूइड इनटेक इनएडिक्वेट हुआ है। देखो वहाँ पे अगर सर्जरी की वजह से फ्लूइड लॉस एसोसिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बीपी में हमें ब्लड प्रेशर में क्या मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा हमें ब्लड प्रेशर। बट यहाँ पे सडन ड्रॉप दिया है क्वेश्चन में, और हमें जो सर्जरी की वजह से फ्लूइड का लॉस एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअली होगा। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें ये फोकस करना है, जो इस वजह से फ्लूइड इनटेक का जो लॉस हो रहा है वो क्या होगा, ग्रेजुअली कॉज करेगा, सडन सडन नहीं करेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और अगर फ्लूइड इनटेक की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली लो हो रहा है वो भी हमारा जो एंडोक्राइन एंड रीनल मैकेनिज्म है उसकी वजह से कंपनसेटेड हो जाएगा। सो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकेंड है कंसिक्वेंस ऑफ एनेस्थीसिया। कंसिक्वेंस का मतलब है रिजल्ट ऑफ एनेस्थीसिया, जो हमने प्रोसीजर के टाइम एनेस्थीसिया दिया हुआ है क्या उसके रिजल्ट की वजह से ड्रॉप हो रहा है। तो एनेस्थीसिया क्या करता है, वाइटल साइंस को डिप्रेस करता है बट नॉट सडनली। ओके, और उसके बाद जो प्रोसीजर हो गया है उसके बाद नहीं करता है सडन। ओके, तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो गया। इंक्रीज लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, नॉट डिक्रीज। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, हमारी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ठीक है, दैट्स नंबर। सो हमारा राइट आंसर एक ही बचता है, रीलोकेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई। ओके,
रीलोकेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पर लंबर सिम्पैथेक्टोमी हम क्यों कर रहे हैं? जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पर हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो रहा है। क्यों कर रहे हैं हम? यूज टू रिड्यूस लेग एंड फुट पेन। क्योंकि वहाँ पर क्यों हो रही है फुट पेन? क्यों होगा? ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई। ओके, और मे बी इसका और रीज़न क्या हो सकता है? ऑल्सो इन लेग एंड फुट अल्सर। ठीक है, अगर हमारे फुट और लेग में अल्सर है उसको हील करने के लिए भी हम वहाँ पर क्या करेंगे? इसको करके ब्लड सप्लाई वहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो हम ब्लड सप्लाई का रीलोकेशन हम कर रहे हैं, तो वही रीज़न होगा, और तो रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। और हम इसको मोस्टली रिड्यूस लेग एंड फुट पेन में करते हैं, बट हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? इंजेक्शन प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। और इंजेक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं ये हमें याद रखना है, फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल का यूज़ करते हैं। फिनॉल का यूज़ करते हैं हम इंजेक्शन के थ्रू, जिसमें हम ये प्रोसीजर करते हैं। और कितने टाइम तक हम वहाँ पे जो लेग पेन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं? लेग या फुट पेन है, ठीक है, जो हमारा लेग एंड फुट पेन है उसको हम कितने टाइम तक जो है कम कर सकते हैं? दैट्स इम्पोर्टेंट। 9 मंथ तक। ओके, 9 मंथ तक। 9 मंथ तक आप इंजेक्शन फिनॉल के यूज़ के थ्रू हम ये प्रोसीजर करते हैं। ओके, इंजेक्ट करते हैं और लेग और फुट पेन को इससे डिक्रीज़ करते हैं, ब्लड सप्लाई को रिलोकेट करके, जो हम 9 मंथ तक स्टॉप करके रख सकते हैं। और हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें सडन ड्रॉप देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर में। आई होप अगर इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज बनता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे इजीली। ओके, सो आप अगर कोई बोर हो रहा है कि ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो आपको एक चीज़ बतानी है। अगर कोई स्टूडेंट 100 एमसीक्यूज रीड कर रहा है डेली, बट उसे नहीं पता कि इसका राइट आंसर ये होगा या ये है भी तो क्यों होगा, और अगर उससे रिलेटेड ही उस पर ही दूसरा एमसीक्यूज बन जा रहा है बट वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, और आप उसके कंपेयर में अगर 10 क्वेश्चंस डेली पढ़ रहे हो बट उसे डीपली उससे रिलेटेड अगर कैसे भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है आप कर सकते हो, देन आप सक्सेस हो जाओगे इस कंपेयर टू 100 क्वेश्चंस के जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है इसके कंपेयर में। ठीक है, ये बेस्ट है 10 एमसीक्यूज वाला। ओके, सो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होना है किसी को, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी माइनर क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आप चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैंने 100% सक्सेस लिखा है तो आप 100% ही सक्सेस हो। ओके, एवरी एग्ज़ाम में जब ये 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ख़त्म हो तब आप एवरी एग्ज़ाम में 80% इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, सो आपको कंटिन्यू बने रहना है, किसी को भी बोर नहीं होना है। और पीडीएफ भी आपको इसीलिए मैंने प्रोवाइड की है ताकि आप लास्ट में एक बार रिवाइज़ कर ले अच्छे से। बट उसमें एक आपको इशू है कि आपको उसमें आंसर्स नहीं दिए गए हैं, आपको वो आंसर्स माइंड में रखने हैं इस वीडियो को देख के। ओके, सिर्फ आपको इतना करना है और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिल जाए और मैं आपको और ज़्यादा बेस्ट दे सकूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, a nurse inspect a 2-day-old intravenous site and identify erythema is a red skin। ठीक है, रेड स्किन। वार्मथ, वार्मथ मतलब वहाँ पे क्या है? टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइडली इंक्रीज है। माइल्ड एडिमा, द क्लाइंट रिपोर्ट टेंडरनेस व्हेन द एरिया इज पाल्पेटेड, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? वेरी इजी क्वेश्चन बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि इंट्रावीनस डला हुआ है, इंट्रावीनस कैथेटर डला हुआ है एक पेशेंट को, तो वहाँ पे नर्स इंस्पेक्ट कर रही है। आप इंस्पेक्शन करते हो अगर कोई वर्क करते हो तो उसमें वो क्या है? 2 days ओल्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हमें एराइथमा देखने को मिल रहा है, इज रेड स्किन। वार्म देखने को मिल रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर स्लाइडली इंक्रीज है। माइल्ड एडिमा देखने को मिल रहा है और क्लाइंट क्या रिपोर्ट कर रहा है? टेंडरनेस की। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ टेंडरनेस? मोस्टली स्टूडेंट्स को टेंडरनेस का मतलब नहीं पता होता है। तो जो हमारा इंट्रावीनस साइट का एरिया है वो क्या हो जाता है? वहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम उसे पाल्पेट करते हैं ना, जब उसे पाल्पेट करते हैं वहाँ पर
एक्सट्रीम सेंसेशन होता है, सेंसिटिव टू पेन। जो हमारा टेंडरनेस है इसका एग्जैक्ट मीन यही होता है, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू पेन। ओके, आपको अगर टर्म में देखिए पूछा जाता है कभी टेंडरनेस का मीन, तो इसका मतलब यही होता है पेशेंट क्या हो गया है, एक्सट्रीम सेंसिटिव हो गया है पेन के लिए। ठीक है, तो नर्स पाल्पेट कर रही है, टेंडरनेस मिल रहा है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट एक्शन पूछा है, इज ए प्रायोरिटी पूछी है एक तरीके की। तो ऑप्शन में है इरिगेट द आईवी ट्यूब, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूज़न, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन को कम करती है, पेन किलर होती है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नर्स नहीं दे सकती, ये किसका है, हमारे डॉक्टर का वर्क है। सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और आईवी ट्यूब को इरिगेट करना या उसको इन्फ्यूज़न को कम करना, ये क्या करेगा, स्टॉप नहीं करेगा, नॉट स्टॉप। ठीक है, स्टॉप नहीं करेगा, जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उसको कम नहीं करेगा, मे फर्दर इरिटेशन। ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है इरिटेशन को। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न। हमें जो जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसी को ही हटा देना है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम को ही हटा देना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप जो ब्लड है वो लगा रहे हो पेशेंट को, ठीक है, ब्लड चढ़ रहा है, तो भी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। हमारा फर्स्ट एक्शन ही यही होगा, अगर जिस भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो उसी को आपको मेन डिसकंटिन्यू कर देना है, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये माइंड में हमें याद रखना है। और यहाँ पे 2 डे ओल्ड इंट्रावीनस दिया हुआ है, जो कैथेटर है वो क्या है, 2 डे ओल्ड है। मस्ट इसको हम कितने टाइम तक रखते हैं, हम इसको 24 आवर्स तक ही रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 24 आवर्स में हमें क्या करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस प्रेजेंट ही नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, a client who had surgery 24 hours ago report pain in the calf. Assessment reveals the redness and swelling in the site of discomfort. What should the nurse do? क्वेश्चन में पूछा है, एक क्लाइंट को सर्जरी हुई है 24 आवर्स अगो, पेशेंट क्या कर रहा है, पेन के लिए कह रहा है काफ में। असेसमेंट किया तो हमें वहाँ क्या मिला, साइड पर रेडनेस मिली, स्वेलिंग मिली, जो साइड जहाँ पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है वहाँ पे काफ साइड पे। ओके, तो नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द नर्स डू, नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि बोथ लेग डिपेंडेंट, बोथ लेग्स को डिपेंडेंट रखना है, या नोटिफाई करना है हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, या अप्लाई वार्म सोक टू द लेफ्ट काफ, या एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक। तो अभी मैंने बताया हम कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, नर्स डियर नर्स जो है हमारा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो हमारी कंडीशंस दी हुई हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हमारा क्या फाइंडिंग्स इंडिकेट कर रही हैं, ये हमें देखना है। ये क्या हो रहा है, जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे इंट्रावीनस साइड पे वार्म हो रहा था, एरेथमा हो रहा था देखने को, तो हमें क्या हो रहा था, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा था, और मे कॉज क्या कर सकती थी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज कर रही थी। बट ये क्या हो गया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इसने कॉज कर दिया है, क्या कर दिया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज कर दिया है। तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है इस कंडीशन में, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, और जो उसके लेग्स हैं वो हमें क्या करना है, शुड बी एलिवेटेड अंटिल द क्लाइंट एवेल्यूएटेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर इसमें एलिवेटेड लिखा होता तो हमारा फर्स्ट ये प्रायोरिटी जाती, उसके बाद हम नोटिफाई करते हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसके लेग्स को एलिवेट करेंगे, ठीक है, देन हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, देन सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4,
A client being treated for hypertension report having a persistent hacking cough. What class of antihypertensive should the nurse identify as a possible cause of this response when reviewing a list of this client medication? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है, लेंथी है बट इसको हम एक सिंपल वे में देखते हैं। पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बीपी हाई है उसका, ठीक है। आपका बीपी हाई नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन देख के लेंथी है तो हम इजी वे में कन्वर्ट करेंगे इसे। पेशेंट हाइपरटेंशन का है, वो ट्रीट हो रहा है मेडिकेशन से, पेशेंट को क्या हो रहा है, हैकिंग कफ हो रही है, ठीक है। हैकिंग कफ वी कैन से ड्राई कफ, ओके, ड्राई कफ बोल सकते हैं। तो पेशेंट को जो एंटी हाइपरटेंसिव क्लासेस की ड्रग्स दी जा रही हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन सी मेडिकेशन का रिव्यू, जो लिस्ट है मेडिकेशन की, वो ये कॉज कर सकती है, हैकिंग कफ का कॉज पूछा है। कौन सी टाइप ऑफ लिस्ट जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की है उसकी वजह से हो रहा है। सो ये सारी जो मेडिकेशन है, एसी इनहिबिटर्स, थियाज़ाइड डायरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये सारी मेडिकेशंस एंटी हाइपरटेंसिव है और हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं। बट इसका किस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट परसिस्टेंट हैकिंग कफ हो सकता है, ये पूछा है, ओके। सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा हमारा इसमें एसी इनहिबिटर्स, ठीक है, इज एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके। ड्राई कफ बोल सकते हैं हम हैकिंग कफ को। इसमें क्या आता है हमारा, फ्री फ्रॉम म्यूकस साउंड, ठीक है, हमें रिमेंबर रखना है। और कितना परसेंट हमें हैकिंग कफ देखने को मिलता है एसी इनहिबिटर की वजह से, तो वो मिलता है 5 to 35%, ठीक है, ये हमें याद रखना है। 5 to 35% देखने को मिलता है हैकिंग कफ, वी कैन से ड्राई कफ, जिसमें फ्री फ्रॉम द म्यूकस साउंड होता है। एसी इनहिबिटर्स की हम अगर एग्जांपल्स देखें तो उसका वो होता है कैप्टोप्रिल। अगर हमें डायरेक्ट मेडिकेशन देखकर पूछ लेते हैं तो भी हमें राइट आंसर पता हो। इन सब की वजह से कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, इनकी वजह से हमें क्या होता है, ये हैकिंग कफ देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज एसी इनहिबिटर्स ड्रग, जो प्रिल लास्ट में आ रहा है, ओके। ये क्या करती हैं, इसकी वजह से हमें क्यों देखने को मिलता है हैकिंग कफ, ये भी हम बता देते हैं। ये क्या करती है, जो एसी इनहिबिटर्स होती है, ये इंक्रीज करती है सेंसिटिव टू कफ रिफ्लेक्स, जो हमारा कफिंग रिफ्लेक्स है ना, उसको सेंसिटिव को इंक्रीज कर देती है, उसकी सेंसिटिविटी को, जिसकी वजह से हमें ये कफ देखने को मिलता है, ओके। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जो हम एसी इनहिबिटर ले रहे हैं, अगर कंटिन्यू हमने 1 मंथ ले ली, ठीक है, हमने क्या ली, 1 मंथ ले ली, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा टेस्ट है वो हमें डिमिनिश देखने को मिलेगा, टेस्ट डिमिनिश, ठीक है। अगर 1 मंथ कंटिन्यू कोई पेशेंट क्या ले रहा है, एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को ले रहा है, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट डिमिनिश, मतलब उसे टेस्ट नहीं आएगा, उसका मे बी जो टेस्ट है वो अल्टर होगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर एसी इनहिबिटर को, अगर पेशेंट क्या है, हाइपरटेंशन का है, और से सारी क्लास की ड्रग हम दे सकते हैं, बट अगर पेशेंट प्रेग्नेंट कंडीशन में है, लेडी क्या है, प्रेगनेंसी में है, तो हम क्या रखते हैं, ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, ठीक है, हमें याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यू नो दैट कि ये ड्रग्स क्या होती हैं, अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, ओके। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल होते हैं, निफेडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, डिल्टीज़ैम हो गया। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये क्या होती है, डीओसी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ओल्ड एज पेशेंट। अगर पेशेंट क्या है, ओल्ड एज का है, ठीक है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, अगर सारी क्लास की एंटी हाइपरटेंसिव की इनमें से, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस होगी। बट हमारा राइट आंसर यहाँ एसी इनहिबिटर्स है, ओके। सो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल वे में बता दिया है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5. What should the nurse assess to determine if a client experiencing therapeutic effect of Valsartan, जिसे हम डायोन भी बोलते हैं. ओके, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड द नर्स असेस टू डिटरमाइन, पेशेंट क्या डिटरमाइन करेगी क्लाइंट को क्या हो रहा है एक्सपीरियंस थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वल्सर्टन. पहले हमें वल्सर्टन पता होनी चाहिए क्यों लेते हैं. ये क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है. ठीक है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में हम इसका यूज़ करते हैं. तो इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट नर्स कैसे डिटरमाइन करेगी, नर्स को क्या डिटरमाइन करना चाहिए इसमें से पेशेंट का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है इस ड्रग का वो पता करने के लिए. हमारे पास ऑप्शन है लिपिड प्रोफाइल, एपिकल पल्स, यूरिनरी आउटपुट या ब्लड प्रेशर. तो मैंने आपको यहाँ पे इजीली बता दिया कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में करते हैं. तो ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर 4 होगा. ब्लड प्रेशर को चेक करके उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट इस ड्रग का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिंपल है. वल्सर्टन हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. ये क्या होती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है. ठीक है, ARB बोलते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं, ARB. ठीक है, ये क्या है, एंजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि क्या करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है. कैसे, दे ब्लॉक द रिसेप्टर साइट इन स्मूथ मसल्स एंड एडिनल ग्लैंड, सो वेजो कॉन्स्ट्रक्टर इज प्रिवेंटेड. जो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट कर लेती है. कैसे करती है, ये ब्लड जो हमारा रिसेप्टर साइट है स्मूथ मसल्स का एडिनल ग्लैंड पे, इनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हो जाता है. ओके, और ये सारे हमारे इससे रिलेटेड ही नहीं है ऑप्शंस. सो राइट आंसर इज 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Which topic should the nurse determine is most appropriate when presenting health related instruction to client from an African American community? तो क्वेश्चन में पूछा है which topic should the nurse determine is most appropriate. कौन सा टॉपिक नर्स को most appropriate डिटरमाइन करना होगा, कब, when, जब प्रेजेंटिंग हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन. पेशेंट को क्या दे रही है, हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रही है, बट पेशेंट क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से है. सॉरी, पेशेंट क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से है. तो पेशेंट को कौन सा हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नर्स देगी, नर्स को पता होना चाहिए पहले तो जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के पीपल्स हैं वो कैसे होते हैं. देखो यहाँ पे एक तो जो अफ्रीकन अमेरिकन के पीपल्स हैं वो होते हैं, एक कोकेजियन होते हैं. ठीक है, कोकेजियन होते हैं. तो इसमें कोकेजियन अमेरिकन पीपल होते हैं. ठीक है, अमेरिकन पीपल, और एक अफ्रीकन अमेरिकन है. तो जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो कैसे होते हैं, इसे हम ब्लैक रेशियल पीपल्स भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब सिंपल में बोल सकते हैं काले होते हैं. और जो कोकेजियन अफ्रीकन है वो कैसे होते हैं, वाइट पीपल्स, मतलब गोरे होते हैं. ये कैसे होते हैं, वाइट होते हैं. ओके, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसी के बारे में नर्स को क्या करना है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट उसे हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देने हैं. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ये पीपल्स हैं अफ्रीकन अमेरिकन के, कौन सा उनको प्रॉब्लम होगी सबसे ज़्यादा, तो वही इंस्ट्रक्शन देगी नर्स. तो ऑप्शन 1 है ऑस्टियोपोरोसिस होगी, हाइपरटेंशन की होगी, या यूट्राइन कैंसर की होगी, या थायराइड डिसऑर्डर की होगी. तो 4 ऑप्शन दिए हैं. तो जो ये पीपल्स होते हैं इनको क्या होता है, 78% हाइपरटेंशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को, जो कोकेजियन अमेरिकन है उनसे. ठीक है, जो कोकेजियन अमेरिकन है उनसे 78% ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है. काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो गया. और हाइपरटेंशन टोटल होता कितना है, उनको 30% हाइपरटेंशन देखने को मिलता है उनमें. ठीक है, 30% हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा. ठीक है, इन पेशेंट्स में. तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना है, हाइपरटेंशन पे. तो पेशेंट को क्या हम इंस्ट्रक्शन देंगे, हाइपरटेंशन के बारे में देंगे. तो राइट आंसर हमारा 2 जाता है. बट बाकी के चांसेस कितने होते हैं, ओस्टियोपोरोसिस के क्या होते हैं, जो
इसमें 78% हाइपरटेंशन के ज़्यादा हैं, बट ओस्टियोपोरोसिस के 50% चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, जो कॉकेशियन अमेरिकन हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, मतलब कॉकेशियन अमेरिकन को ज़्यादा होंगे 50% और इनको कम होंगे। जब चांसेस इतने कम हैं तो हम क्यों इंस्ट्रक्शन देंगे, उन्हें बिना मतलब परेशान नहीं करना है हमें। ठीक है, तो और यूट्राइन कैंसर क्या है, यूट्राइन कैंसर के 30% चांसेस ज़्यादा होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन को, लेकिन 30% कम हो गया है। हाइपरटेंशन के 78% चांसेस रहते हैं, इसके 30% रहते हैं। ये चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसके डिक्रीज़ होते हैं, ये याद रखना है। और थायराइड डिसऑर्डर के क्या होते हैं, ये भी डिक्रीज़ होते हैं चांसेस। सो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या, हमारी प्रायोरिटी रहेगी हाइपरटेंशन। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है, जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो काले होते हैं और कॉकेशियन जो अमेरिकन होते हैं वो गोरे होते हैं। ठीक है, और ये काले लोग जो होते हैं इनको हाइपरटेंशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एम्लोडिपिन जिसे हम नोवेक्स बोलते हैं इज प्रिस्क्राइब फॉर क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन विच रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पेशेंट क्या ले रहा है, एम्लोडिपिन ले रहा है। ठीक है, पेशेंट को क्या है, एम्लोडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है। पेशेंट क्या है, हाइपरटेंशन का है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं ड्रग। तो कौन सा मेडिकेशन का रिस्पॉन्स नर्स को शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कौन सा मेडिकेशन का रिस्पॉन्स नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंस्ट्रक्ट करेगी या रिपोर्ट करेगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ब्लड विजन, डिजीनेस ऑन राइजिंग, एक्सेसिव यूरिनेशन या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, पेशेंट को क्या है, एम्लोडिपिन दी जा रही है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कौन सा रिस्पॉन्स इस मेडिकेशन का नर्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट कर रहा है, ये पूछा है। तो ब्लड विजन करेगी या डिजीनेस ऑन राइजिंग, मतलब वो उठ रहा है तो उसे चक्कर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है या ब्रीथिंग हो रही है डिफ़िकल्टी। ठीक है, जो ब्रीथिंग है उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा, पेशेंट को हमें डिस्पीनिया देखने को मिलता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर पेशेंट एम्लोडिपिन है। अगर जो डिस्पीनिया है ये क्या इंडिकेट करेगा, मे बी पल्मोनरी एडिमा इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि ये पल्मोनरी एडिमा की वजह से हो रहा और दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग को हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ओके, राइट आंसर हमारा 4 होगा। एम्लोडिपिन आपकी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है एम्लोडिपिन, ये देखना है हमें। जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं एंड ब्लड वेजल्स हैं उनको ब्लॉक करती है फॉर कैल्शियम एंट्री के लिए, और एंड जो वीक मसल्स हैं उसको कॉन्टैक्ट करती है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है एम्लोडिपिन की। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, what should the nurse identify as the primary cause of the pain experienced by the client with coronary occlusion। पेशेंट को क्या है, कॉर्नरी अक्लूजन है, तो व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉज, उसका प्राइमरी कॉज पूछा है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर पेशेंट कॉर्नरी अक्लूजन का है, पेन एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट, उसका क्या प्राइमरी कॉज हो सकता है, आर्टियल स्पाज्म हो सकता है, हार्ट मसल्स इस्केमिया हो सकता है, ब्लॉकिंग ऑफ द कोरोनरी वेन हो सकता है, या इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग इन द कार्डियक प्लेक्सस। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखो पेशेंट को क्या है, कोरोनरी अक्लूजन है, इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड फ्लो है इन कोरोनरी आर्टरी में वो क्या हो जाता है, पार्शियली या कंप्लीटली क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी कॉर्नरी आर्टरी में उसका पार्शियली या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन होना, और जो ऑक्लूजन होता है हमारा कॉर्नरी ऑक्लूजन, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हार्ट मसल्स इस्केमिया की वजह से हो सकता है पेन होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इस्केमिया क्या करता है, इस्केमिया क्यों होता है, पहले तो
ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, और वहाँ पे टिश्यूज़ में इंजरी होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, टिश्यूज़ में पहले तो इस्केमिया होता है, उसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ में इंजरी की वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पे केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, कौन सा केमिकल्स निकलता है, रिलीज ऑफ केमिकल्स ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, जब टिश्यूज़ में इंजरी होती है तो वहाँ से ब्रेडिकाइनिन निकलता है। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, जो ब्रेडिकाइनिन है वो स्टिमुलेट करता है सेंसरी नर्व को। ब्रेडिकाइनिन सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा, वहाँ पर पेन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पेन को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका ये प्राइमरी कॉज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2। ओके, जो हमारा आर्टियल स्पाज्म है ये क्या करता है, रिजल्ट इन टिश्यू हाइपोक्सिया। इसमें पेन नहीं होता है, पेन हमारा एंजाइना पेक्टोरिस में देखने को मिलेगा इसमें। ओके, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। पेशेंट को क्या किया हमने, कार्डियक कैथेटराइज किया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर पूछी है कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में क्या होगी। प्रोवाइड फॉर रेस्ट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, चेक ए पल्स डिस्टल टू द इंसरेशन साइड, या असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे रेस्ट जो दिया हुआ है ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी, पेशेंट ऑलरेडी रेस्ट पे है। बट जो हमारा जो हमने कैथेटर डाला है, जो कैथेटराइजेशन साइट है उसको हम इमोबिलाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, हम इमोबिलाइज करके रख सकते हैं, बट रेस्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है, पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा, चेक ए पल्स डिस्टल टू द इंसरेशन साइड। हमारा राइट आंसर होगा, हम कैथेटराइजेशन जो करते हैं वो कहाँ से कर सकते हैं, मोस्टली फिमोरल से करते हैं और रेडियल आर्टरी से करते हैं। ठीक है, फिमोरल एंड रेडियल आर्टरी से करते हैं, मोस्टली हम इन 2 आर्टरी का यूज़ करते हैं। और ये जो ऑप्शन है हमारा, असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट, अगर कोई हमारी जो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है, अगर पेशेंट क्या है कार्डियक मॉनिटर पे है, तो हम 15 मिनट में नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, चेक द पल्स डिस्टल साइट, बिकॉज मे चांस टू ट्रॉमा, वहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रॉमा का चांस हो सकता है। ठीक है, इंसरेशन साइट पे, जो कि क्या हो सकता है, मे बी डेंजरस। सो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, for which common complication of MI myocardial infarction should the nurse monitor client in the coronary care unit। coronary एक केयर यूनिट है, पेशेंट को मॉनिटर कर रही है नर्स, तो उसका कौन सा MI का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन नर्स को वहाँ पे मॉनिटर करना है, करना चाहिए। ऑप्शन दिया है डिसअरिथमिया, हाइपोकैलेमिया, एनाफाइलेक्टिक शॉक, या कार्डियक इनलार्जमेंट। देखो, कार्डियक इनलार्जमेंट जो है वो क्या है, स्लो प्रोसेस है, इसको हम कॉर्नरी केयर यूनिट में एविडेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक ये क्या होता है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। फिर है सेकंड हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों होता है, मे बी अगर पेशेंट क्लाइंट क्या ले रहा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले रहा है एंड डायरेटिक्स ले रहा है, इन थेरेपी पे है, तो एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर एसोसिएट हो सकती है। एमआई में इसमें नहीं होगी। ठीक है, एमआई में नहीं होगी। अगर पेशेंट ग्लाइकोसाइड ले रहा है, डायरेटिक्स ले रहा है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हो सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, यही बचता है हमारे पास। ठीक है, डिसअरिथमिया क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, डिसअरिथमिया क्या होता है, एमआई की वजह से हो सकता है। एमआई में कॉज इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ टिश्यूज और इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, और डिसअरिथमिया में कितना देखने को मिलता है, 90%। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, मोस्टली
बहुत ज़्यादा हो गया तो 90% हमें क्या होता है, डिसअरिथमिया देखने को मिलता है आफ्टर द MI। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग। आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। बाकी के MCQs नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, और उसकी भी आपको एवरी क्लास में लास्ट में आपको PDF मिल जाएगी, जिससे आप इजीली आपको पूरा एक बार आप रिवाइज कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।